बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, साथियों, डॉक्टर शबीर चौधरी की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड आफ्टरनून फ्रॉम लंदन। जनाब, आज मेरे मेहमान हैं अब्बास भट्ट साहब, जो कि कश्मीर नेशनल पार्टी के चेयरमैन हैं। कई बार तशरीफ ला चुके हैं और मेरे हिसाब से चलें, ये मेरे हिसाब में क्या, वो बाद में बताएंगे। इस वक्त अब्बास साहब को भट्ट साहब वेलकम करते हैं। भट्ट साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू डॉक्टर साहब, सो नाइस ऑफ यू जनाब। भट्ट साहब, जो आपका लास्ट प्रोग्राम था, जो उनका नाम तो मुझे बाद में पता लगा, अभी असल में मेरे पास उनका नाम गलत लिखा हुआ था, इसलिए मैं गलत प्रोनाउंस करता था। उनका मिस्टर घोष नाम था। बहरहाल एनीवे, तो आपके पर काफ़ी ऐसे क्रिटिसिज्म भी आई है, तबसरे भी आए हैं। तो इससे इसमें दो चीज़ें होती हैं देखने वाली कि इसका मतलब यह है कि लोग सुनते हैं एंड जो आपने कहा या जो हम कहते हैं, प्रोग्राम को संजीदगी से सुना जाता है एंड लोग उस पर कमेंट्स भी करते हैं एंड वी वेलकम दोज कमेंट्स। ये नहीं कि हम उनको कमेंट्स को वेलकम नहीं करते। सम टाइम वी लर्न फ्रॉम देम एज वेल एंड आई होप दैट दे विल लर्न फ्रॉम अस एज वेल। अच्छा बट साहब, एक जानता मैं आपको जानता हूँ, आप एक आप यानी मैं तकरीबन 30 साल से ज़्यादा हो गया, हमारी दोस्ती भी, तलक वास्ता भी, सियासी भी, अदरवाइज भी। तो ये मैं तो आपको जानता हूँ कि एक आप लिबरल माइंडेड आदमी हैं। यू बिलीव इन द पॉलिसी ऑफ लिव एंड लेट लिव। ठीक है जी, ओपन माइंडेड हैं, बड़े अकोमोडेटिव हैं, दोस्तों के दोस्त हैं। ये एक्सट्रीमिज्म आप में नहीं मुझे नजर आई किसी जगह। तो यहाँ पर एक अंकुर यादव साहब हैं, कहते हैं कि जहादी अब्बास बट इंटरप्टेड ऑल द टाइम व्हेन अदर पैनलिस्ट वाज मेकिंग हिज पॉइंट्स। तो मैं आपको क्या भी एक जहादी ब्रदर के तौर पर आज मुखातिब करूं या पुराना अब्बास बट? फ्लोर इज योर्स। डॉक्टर साहब, आप जिस तरह भी करना चाहें करें। वैसे मैं एक बात कहूंगा कि वो ये यादव साहब को तो मैं नहीं जानता कौन है ये, जानता मैं भी लेकिन नहीं हूँ साहब के साथ हमारा प्रोग्राम हुआ था, वो आपने प्रोग्राम किया था। ही वाज अ नाइस जेंटलमैन, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद जी। यू। ही वाज अ नाइस जेंटलमैन। यस यस। मुझे उनके साथ प्रोग्राम करके मजा भी आया, अच्छी गुफ्तगू की, तहजीब के दायरे में हमने बात की। उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू था, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू था। शायद उन्हें मेरी कुछ बातें पसंद ना आई हो, शायद मुझे उनकी कुछ बातें पसंद ना आई हो, लेकिन मैंने तो जो बोला सच बोला। सच इतना कि जितना मुझको इल्म है। जिस चीज का इल्म ना हो अगर मैं बोलूंगा तो शायद उसमें गलती का एहतमाल भी हो। जहां तक ये यादव साहब की आप बात कर रहे हैं, जादी जादी को एटलीस्ट और कोई हो न हो, आप गवाह मौजूद हैं कि हमें इस बंदूक से सख्त नफरत रही है। हमारा से हमेशा से मौकफ रहा है, इस बंदूक ने मसले को बिगाड़ा है, मसले को संवारा नहीं है। अगर आज हम गुलामी की चक्की में इतनी कुर्बानियां देने के बावजूद पिस रहे हैं, तो उसका सबसे बड़ा रीजन इस बंदूक का था। कोई अपनी बंदूक का, कोई पराई बंदूक का, लेकिन बंदूक सही होगी। इसलिए अगर मेरे मुझे कुछ अधिकार है तो मेरे ख्याल में उन्हें शायद मेरे बारे में इल्म नहीं है कि मैंने याद आज तक मक्खी तक भी नहीं मारी, ना मार सकता हूँ। क्या मैं शक्ल शुबा से जादी लगता हूँ? अच्छा अच्छा, एक बात और सुनिए ना भाई, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ सुनने वालों को। जी। मैंने और अब्बास भट्ट में ने यूनाइटेड नेशन सॉरी, इसमें यानी ह्यूमन राइट्स जो काउंसिल है, पहले कमीशन हुआ करता था, उसमें दर्जनों बार बंदूक की मुखाफत की और इस जहाद के नाम पर जो फसाद पड़ रहा है इसकी मुखाफत की। और क्रिटिसिज्म हम पर आती रही है कि हम लोग एंटी जहाद हैं, एंटी इस्लाम है, यही बात आती रही है ना। यादव साहब ने आज उल्टा कह दिया जनाब, तो क्या कहने। नहीं लेकिन उनकी साहब, मर्जी, अब बादशाह हैं, हम अंडे दें बच्चे दें, हम क्या कह सकते नहीं हैं। नहीं, इसमें जहाद का असल मतलब पता है क्या होता है? लफ्जी मतलब जो होता है कि जद्दोजहद करने वाला आदमी, स्ट्रगल करने वाला। तो शायद वो इसलिए ऐसे कह रहे हो कि आप स्ट्रगल कर रहे हैं, यानी जद्दोजहद कर रहे हैं। इतना उनको लंबा नॉलेज नहीं है कोई, ये कहते हूँ जो उन्होंने कहा वो हमने समझ लिया। और अच्छा खंदा पेशानी पे, भाई अगर हम जाति तो जाति से, आप जो मर्जी कह लें। अच्छा, इसमें हमारा मौकफ तो ना इसमें आगे, बदला है पिछले 30 35 40 सालों से, ना बदलेगा। अच्छा भट्ट साहब, इसमें आगे जाते हुए मैं एक बात कहना चाहूंगा, फिर मैं शायद भूल ना जाऊं। आपने जो हमारे पैनलिस्ट लास्ट वीक, उनके साथ अभी भी राब्ते में हैं। वैसे मैं एक जो एक आपके डीजी साहब ने तबसरा किया उन पर, जो अच्छा अच्छा अच्छा। मैं उनका ये नहीं बता, देयर इज अ लॉट ऑफ मेरिट इन दैट। उन्होंने कहा कि मैंने कहा भी ये साहब जो हैं बड़े साहिब इल्म हैं, लेकिन सही तरीके से शायद बोल नहीं सके, शायद ज़बान का बैरियर था। फिर आगे उनके उन ज़हन हमारे जो दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि एक बात तो यह है कि उनकी जजमेंट में ये पहली बार बात कर रहे थे, इस लिहाज से लाइव वीडियो में या कुछ इस तरीके से, तो थोड़ी सी झिझक थी। दूसरी बात ज़बान का मसला भी था।
और फिर यह है कि वो यानी उन्होंने 3 रीज़न पेश किए थे। तो मैं सिर्फ़ ये कहना चाहता हूँ कि ये साहब बड़े साहिब इल्म हैं और थॉरो जेंटलमैन है। उन्होंने बड़े तहज़ीब के दायरे में बातचीत की, किसी तरीके से उन्होंने अग्रेसिवनेस नहीं दिखाया। और मैं ये चाहूँगा कि कभी उनसे दरख़्वास्त करेंगे कि दोबारा आएँ, आपके साथ आ जाएँ या किसी और के साथ किसी न्यू टॉपिक पर आ जाएँगे। तो हम ये हर आदमी का हम कदर करने वाले लोग हैं। नाउ व्हाट्सएप यू मे कंटिन्यू प्लीज़। डॉक्टर साहब, मैंने तो पहले ही आपको बता दिया ना, आपने छेड़ी मेरी बात एक आती कि मैंने एंजॉय किया कम से कम उनके साथ, और बहुत हुँ, अच्छे मुझे वो बंदे कम से कम अच्छे लगे मुझे। हुँ, हुँ, अब उनकी अपनी मर्जी है। और डीजी साहब के लिए आज करता चलूं, बाज लोग ऐसे भी होते हैं 20-20 साल प्रोग्राम करते रहते हैं, झिझक उनके जुबान में फिर भी रहती है। ये लुकनी है तो ये झिझक नेचुरल होती है, इसको छुपाया नहीं जा सकता। अच्छा, अच्छा। और बाज लोग मेरे से ऐसे मुंह फट होते हैं, नॉलेज कम होता है, लेकिन वो दबा के बाद बात कर देते हैं, बस कर देते हैं। एक आदत होती है अपनी, इसमें इसमें कोई गिला शिकवा किसी से नहीं है। तो अच्छा। डीजी साहब आप भी आ जाते तो ठीक था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप नहीं आ सके। तो चलो नहीं, नेक्स्ट आज प्रोग्राम। असल में आज जुम्मा भी है और वो कुछ थके हुए थे। कह रहे थे कि बाहर से किसी यानी क्या कहते हैं, किसी मिशन से वापस आए थे। कौन से हल लेने के गए हुए थे, बहरहाल ठीक है। हैं? वो नहीं कहते, जट्टू की जुबान में कोनो कड़ा हल लेने पर गए सन जे थके सन। नहीं, ये जाटों के बारे में बात नहीं करनी, ठीक है? अच्छा, कि वो दोस्त है ना, दोस्तों अच्छा दोस्तों के साथ मजाक हो जाता है। नहीं, नहीं, मैं तो परवाह ही नहीं करता, मैं तो मज़ाक कर रहा हूँ ना। अच्छा, इसके बारे में आप मज़ीद तो नहीं कहेंगे, दूसरे लफ्ज़ों में आप जिहादी नहीं हैं, आप एक लिबरल माइंडेड आदमी हैं, डेमोक्रेसी का जो मुझे जानता है, अगर वो मुझे आज़ादी कहेगा तो वो बेवकूफ़ आदमी है, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहता। तो ये साहब जो जानते नहीं हैं, इसलिए आप उनको कुछ नहीं कहते हैं जी। या अच्छा, उसको अब कहता हूँ। एक मैडम है, आई होप आई प्रोनाउंस हर नेम प्रॉपर्ली, कृतिका देसाई। तो वो कहती हैं कि पैथेटिक, इंस्टेड ऑफ बीइंग ग्रेटफुल ऑफ इंडियन फोर्सेस सेविंग द लाइव्स एंड ऑनर ऑफ जम्मू एंड कश्मीरीज, दिस अनग्रेटफुल बट टॉक्स अबाउट कराई के फौजी। हुँ। आप क्या कहेंगे? ये बड़ा लंबा टॉपिक है, इसमें मैं अगर इजाज़त है मैं ज़रूर बोलूँगा। फ्लोर इज योर्स। सबसे पहले तो उन्होंने कहती हैं कि हमें बचाया, हम कश्मीरियों को उन्होंने हिफ़ाज़त की उनकी फ़ौज ने। तो ये 1 लाख कहाँ से आ गए? 1 लाख लगभग लोग कहते हैं, कोई 70, 80, 90, वैसे बात तो 2-2, 3 लाख कह रहे हैं ना, वो गप होती है, लेकिन एवरेज अगर आप कहें ना तो 1 लाख हियर आर देयर। नहीं, तो ये 47 में तो किसने बताया मारे? नहीं, उसका शायद मतलब ये हो कि 47 7 में 48 में तो बचाया ना। जो तालिबान आए थे उस वक़्त के तालिबान जिहादी, लेकिन उनसे तो उसके लिए कीमत भी तो बड़ी चुकानी पड़ी है ना हमें। अच्छा, अगर वो उस वक़्त ना बचाते, हाँ। तो शायद आज ये मसला ना होता जिसमें हम पिछले 73 सालों से फँसे हुए हैं। शायद हम तालिबान बने होते, कि अब इधर या उधर हो जाता ना। हम भी तालिबान बने होते, क्या पता है? बिल्कुल। तो बाकी रह जाता सर किराए के फौजी, उसके लिए मैं सिर्फ इतना अर्ज़ करूँगा, हो सकता है ये लफ़्ज़ बुरा हो, लेकिन मैंने किसी पर्टिकुलर फ़ौज को नहीं कहा कि किराए के फौजी। हुँ, मैंने सिर्फ ये कहा था उनको, जो साहब थे हमारे से, उन्होंने कहा था कि हलाक हुआ है, तो मैंने कहा था भाई 3 चीज़ों पे मायदे हुए हैं। उसके तरीके से वैसे देखा जाए तो आउट ऑफ वे होती है बात, लेकिन ऐड करता चलूँ, कोई स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट पाकिस्तान ने भी तो किया था ना, तो क्या वो उनका हलाक हो गया था? हलाक के लिए तो पूरे पूरे मुल्क को चाहिए, उसके जो सरबराह हैं उनको चाहिए, जो रियाया है उनसे पूछा जाना ज़रूरी होता है, ये सारी चीज़ें उसमें शामिल होती हैं। जहाँ तक डिफेंस का तल्लक है, मैंने सिर्फ इस गर्ज से कहा था वो 2-3 चीज़ें हैं। डिफेंस देखें, डिफेंस में किराए के फौजी का लफ्ज़ इस्तेमाल करो, कोई दुनिया का कोई लफ्ज़ इस्तेमाल करो, पूरी दुनिया में आज से नहीं, आप पुराने मंगोलों के दौर के आप ड्रामे देख लें, हुँ, उसमें भी वो फौजी भर्ती करते थे, जो मंगोल नहीं होते थे वो भी उसमें आते थे तनख्वाह के खातिर। हुँ, लोग आते हैं, ये जिस तरह सर्विसेज बेची जा सकती, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में जिस तरह प्रोडक्ट बेचे जा सकते हैं ना, इसी तरह सर्विसेज भी होती हैं। बल्कि इंग्लैंड जिसमें हम रहते हैं, इसमें एक्सपोर्ट का जो प्रोडक्ट प्रोडक्ट है वो कम है, और सर्विसेज उनके एक्सपोर्ट के ज़्यादा हैं, जिसमें इंश्योरेंस वगैरह का सबसे मेन पड़ता है, उसमें डिफेंस भी है। बहुत से ऐसे मुल्क हैं जिनके साथ अमेरिका ने मायदे किए हुए हैं, और अक्सर तो वो बगैर मायदे के घुस जाता है ना, वो ख्वाह अफगानिस्तान हो, ख्वाह इराक हो, ख्वाह कोई हो। लेकिन बट साहब लेकिन उससे ये हरगिज़ मुराद नहीं है कि ये कोई बुरी बात है, या फिर ये एक अपना स्किल है, आपके पास एक ताकत है, वो आप किसी दूसरे को एक्सपोर्ट करते हैं, और उनसे आप अपने प्रोडक्ट लेते हैं, उनसे आप फीस लेते हैं, उनसे आप तनख्वाह लेते हैं, जो मर्जी कर लें। अभी हाल ही का मैं आप देखें कि इस वक्त सऊदी अरब में जो वो उनकी इत्तेहादी फौज है, उसका सरबराह कौन है? जनरल रईस शरीफ हैं।
जनरल रहीफ शरीफ बेसिकली पाकिस्तान आर्मी के रिटायर्ड आर्मी चीफ हैं। उन्होंने सऊदिया ने या जो उतादी हैं उन्होंने उनके सर्विसेज बतौर ली हैं, मुफ्त में तो नहीं ली है ना, उनको तनख्वाह मिलती है ना। तो अब क्या कहेंगे सऊदी अरब या वो जितने तादी मुल्क हैं वो पाकिस्तान के हिस्सा बन के, चूंकि पाकिस्तान का आर्मी चीफ वहां जाके उनको डिफेंस में मदद कर रहे हैं। नहीं, बट साहब एक यही बात हिसाब होगा कि यही पॉइंट उठा रहा था मतलब एक बात ये है कि ना, क्या पाकिस्तान की फौज सऊदीया में नहीं बैठी हुई? वो क्या अभी मुफ्त में बैठी हुई है वहाँ पर जहाँ? यही मैं क्या? कह रहा हूँ ना, ये है अच्छा, ना, फिर ये देखिए प्रोडक्ट जिस मुल्क के पास जो प्रोडक्ट वाफर मिकदार में अच्छी मिकदार में होता है वो चीजों को एक्सपोर्ट करते हैं, और चीजों के साथ साथ सर्विसेज भी एक्सपोर्ट की जाती हैं। और बाद ममालिक में तो सर्विसेज ज्यादा हैं, बहुत बड़ी तादाद में एक्सपोर्ट कर जाते हैं, प्रोडक्ट उनके पास बहुत कम होते हैं। जिसकी पहले मिसाल में देखिए, जैसे इंग्लैंड में हम जहां बैठे हुए हैं, यहाँ प्रोडक्ट की एक्सपोर्ट कम होती है लेकिन सर्विसेज की एक्सपोर्ट ज्यादा है इस मुल्क में। तो किसी मुल्क के साथ एक या दो चीजों के साथ मायदे करने के बाद बाकी को 2 दर्जन तो बाकी चीजें होती हैं, सर्विसेज होती हैं, इंटरनल मामलात होते हैं, मीडिया होता है, बहुत कुछ होता है उसमें। अब उन सब चीजों को भूल जाएं, वो लेकिन जो 3 चीजों पे है उनमें से सबसे बड़ा जो डिफरेंस था उसको लेकर हम कहेंगे नहीं जी महाराजा ने अलाका कर लिया था। और फिर आज की दुनिया में उस अलाका को कौन मानेगा? क्या वो इंसान है? वो कोई ये तो नहीं है कि एक महाराजा की उसको मलकियत तो नहीं थी ना इंसान, कि तमाम इंसानों को वो नहीं कहा है किसी अल्लामा इकबाल ने कौमे फरोख्तन अर्जा फरोख्तन। ये तो नहीं है कि दरख्त भी फरोख्त हो गए, जमीन भी फरोख्त होगी, इंसान भी फरोख्त हो गया, डॉक्टर शबीर चौधरी भी फरोख्त हो गया, अब्बास भट्ट भी फरोख्त हो गया। क्या महाराजे को ये अकली शऊर के तहत ऐसा करने का हक हासिल था? जो मैं पहले तो आपने कहूंगा नहीं। तो पहले आपने एक पॉइंट उठाया था भई, अगर वो बचाने आए थे, तो ये 1 लाख या 80,000 या 70,000 जितने भी लोग हैं, वो किसने मारे हैं? तो जी मतलब आपका ये था कि जब हिंदुस्तान की फ़ौज आई, उस वक़्त बचाने की नीयत से आई थी, ठीक है? एट द टाइम ऑफ एंट्री जो मायदा हुआ था उनके साथ। जी लेकिन उसके बाद ग्रेजुअली उनका रोल बदलता गया। यही आप कहना चाहते हैं ना कि उसको ख़ास जी तौर पर 1980s में जब ये बंदूक आई, तो बंदूक कहाँ से आई सबको पता है। तो उसके बाद उनका रोल बदल गया, बजाय इसके कि वो बंदूक बरदारों को मारते या यानी उसको रोक-थाम करते, उनका काम था कि लोगों का दिफ़ा करना, टू सेव लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ एवरी सिटिज़न। लेकिन ये नहीं हुआ, बल्कि बहुत से लोग जो है बेचारे कि इन्होंने मारे, खुद मारे, सस्पेक्ट हैं कि ये है या किसी को मदद कर रहे हैं। कुछ को बिल्कुल। टॉर्चर सेल्स में मारे गए हैं। ये दीज़ आर द फैक्ट्स यू मे नॉट। बिलावल डॉक्टर जो उस दिन असल में वो साहब पॉइंट उठा रहे थे उसका मकसद ये था कि हिंदुस्तान का जम्मू कश्मीर के साथ अलाक हो गया है। ठीक। अब बाकी फौजों को छोड़े, बाकी सब चीजों को छोड़े, अगर अलाक हो गया था तो हिंदुस्तान ये किस्सा लेके यूनाइटेड नेशन में क्यों गया? चलो उसमें भी पॉइंट बनता है, वो कहता है कि भाई मेरा इलाका था उन्होंने छीन लिया, लेकिन वहां जाके ये मुआहदा यूनाइटेड नेशन की ये बात की सूरत में माना कि अब प्लेबेसाइट होगा, अब लोगों को आपके राय दे दिया जाएगा, पाकिस्तान अपनी फौजें यहाँ से निकाले, हिंदुस्तान कुछ फौज रहने दे, मेजॉरिटी वहां से निकाल ले, उसके बाद प्लेबेसाइट का हक होगा। इसलिए इससे ये जाहिर नहीं होता कि हिंदुस्तान को खुद भी कंफ्यूजन का शिकार थे कि अलाक है या नहीं है, इसको अलाक कहें या नहीं कहें, अपना बच्चा कहें या हमसाए का बच्चा कहें, इसको कोई बहुत बात बनती है या नहीं, या मैं समझाने से कासिर हूँ या मैं समझने में कासिर आप हूँ। नहीं, मैं तो इसको दोबारा ऐसे करता हूँ ना, यानी आप ये कहना चाहते हैं कि बेशुमार रियासतों का इलाक़ हिंदुस्तान के साथ हुआ। हम्म, किसी भी रियासत में उन्होंने ये नहीं कहा कि हम लोगों से बाद में पूछेंगे कि आप इस इलाक़े की तस्दीक करते हैं या नहीं करते हैं। किसी का ठीक है। केस लिखा वो यूनाइटेड नेशन में नहीं गए, ठीक है जी? हम्म। तो अभी जम्मू कश्मीर के मसले को वो यूनाइटेड नेशन में लेकर गए, वो मेरे नज़दीक ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर था ऑन बिहाफ ऑफ नेहरू। कंफ्यूजन था पूरी हिंदुस्तानी हुकूमत का, गवर्नमेंट का कंफ्यूज थी उसको, ये कर कर क्या कह रहे हैं। अच्छा, इसमें ये माउंट उनका अपना था, लाभ हो गया भाई, ठीक है, फिर जहाँ सारी दुनिया को कब्जे कर लेते हैं, तो उस वक्त पाकिस्तान को ऐसी बड़ी पोजीशन भी अच्छा, नहीं थी कि वो उसमें कोई। लॉर्ड माउंटबेटन का भी उसमें जो है ना मैं समझता हूँ बहुत बड़ा रोल था, और या वन वन वे और द अदर नेहरू साहब जो थे ही वाज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लॉर्ड माउंटबेटन। अच्छा, मैं एक इस यहाँ पर एक सवाल और भी आया हुआ है जो शायद इसके साथ आप लिंक कर सकते हैं। हम्म, ये असल में जे आर मैलर साहब हैं, बहुत सवाल करते हैं और पढ़े लिखे आदमी हैं, बड़े तहजीब वाले आदमी हैं, उनके बहुत से सवाल हैं। अच्छा, वो कहते हैं कि यूएन रेजोल्यूशन की आपने जिक्र किया है, तो वो कहते हैं कि आप कहते हैं कि मौका दिया जाएगा, फिर सवाल करते हैं कि कौन सा मौका भट्ट साहब? ये बता दो, आपको इंडिया को ज्वाइन करना है या पाकिस्तान को? ये अब ये तो आपको यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन कहती है, आपके पास तो कोई तीसरी चॉइस ही नहीं है ना। सर लेकिन मैं
उस रेजोल्यूशन को मानता हूँ जो 1948 में पेश हुआ था, जिसमें तीनों चीज़ें मौजूद थी। लेकिन बदकिस्मती के साथ वो जो थे पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा, उन्होंने कुछ और घपला कर दिया था, पता नहीं उनके ज़हन में क्या था। आपको भी पता है वो एमडी थे और उनका बहुत सी सोचें मुख्तलिफ वो कौन थे? एमडी थे, एमडी वो मिर्जाई थे उनको ना, मिर्जाई। मरज़ई कह लें, एमडी कह लें, मरज़ई कह लें। मैं थोड़ा ज़रा-सा नहीं चाहता था कि कोई ऑफेंसिव बात करूँ मैं यहाँ पे, चूँकि आप मेरी सोच के मुतालिक जानते ही हैं। नहीं, नहीं, वो पर ठीक है। जो जी। जो कुछ भी था सर जी, लेकिन हकीकत ये है कि हिंदुस्तान ने बाद में किया क्या? ठीक क्या है। क्या जो चीज़ें बाद में हुई, वो हिंदुस्तान को करनी चाहिए थी। बहुत लेट तक जनाब 52 तक, तकरीबन 53, उसके बाद भी जब नेहरू साहब की तकरीरें सुन लें, उन्होंने क्या कहा था कि कश्मीरी भेड़ बकरियां नहीं, इनसे पूछा जाएगा। अगर भाई मेरे भाई अगर हलाक हो गया था तो क्यों पूछ रहे थे ये? मैं अवाम से क्यों अवाम का क्रिएट किया जा रहा था उस वक्त? यानी उस वक्त भी उनके ज़हन में ये चीज़ क्लियर थी कि कश्मीरी हमारे साथ मिलना नहीं चाहते। बाकी आ रहा है कि बात जनाब जो आपने कही है कि हमें हिंदुस्तान के साथ मिलना है या पाकिस्तान के साथ मिलना है, हम तो सिंपल ये कहते हैं, इसमें कोई लड़ाई झगड़े की बात नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, तमाम कश्मीरियों को ये सवाल करने वाले ने कहा है, मैं नहीं कह रहा या सवाल कर। यही मैं मतलब मेरे लिए यही है मेरे भाई कि कश्मीरी ना हिंदुस्तान से मिलना चाहते हैं, ना पाकिस्तान से मिलना चाहते हैं, ना खुद मुख्तार रहना चाहते हैं, कुछ भी नहीं करना चाहते। कश्मीरियों को सिंपल एक तरीका है, जितने जम्मू कश्मीर का रहने वाले लोग हैं, 84,471 या 85,000 लगभग जो भी कह लें इसको, उन सब लोगों से एक ही बार यूनाइटेड नेशन की सुपरवाइजरी में पूछा जाए, उनको हक दिया जाए रेफरेंडम का कि भाई आप चाहते क्या हैं? जो वो चीज चाहते हैं, मैं कम अज कम मेरी जमात डेफिनेटली इस चीज को एक्सेप्ट करेगी। वो ख्वाह हिंदुस्तान के साथ अलाक हो, ख्वाह पाकिस्तान के साथ अलाक हो, ख्वाह वो आजाद खुदमुख्तार रियासत हो, तकसीम किसी सूरत मंजूर नहीं है हमें। और ना ही तकसीम तकसीम के लिए मेरे ख्याल शायद 1% के लोग होंगे, बल्कि इससे भी कम होंगे, 1% भी नहीं है जो रियासत की तकसीम चाहते हैं। हकीकतन आप जो फैसला करेंगे कश्मीरी कौम, वही बेसिकली मसले का हल है, वही देरपा हल है, वही मुनासिब हल है, वही पुरअमन हल है। असल में ये सारी चीज़ें उसी में शामिल हो जाती हैं। उसके बाद ये खित्ता जो है दुनिया का, जिसमें 2.25 अरब इंसान बसते हैं ना, बाखुदा जन्नत है, जन्नत एक। ख्वाह वो हिंदुस्तान हो, ख्वाह पाकिस्तान हो, ख्वाह जम्मू कश्मीर हो, यहाँ अमन हो जाए तो सुकून से साथ लोग रहें। ये गदागारी ना करनी पड़े, ना हिंदुस्तान को गदागारी करनी पड़े, ना पाकिस्तान को गदा करनी पड़े। इसलिए आप यूनाइटेड नेशन की कुरादों को भूल जाएं, इस वक्त छोड़ दें, उन्हें फेंक दें कहीं और। यार ये सिर्फ ये गदागरी दें कि व्हाट्सएप ये व्हाट्सएप मेरा घर है, इसके फैसला करने का, इसके मुस्तकबिल के फैसला करने का हक सिर्फ मुझे है, यादव साहब को नहीं है, अच्छा, ये किसी आपने और लफ्ज को नहीं है, किसी पाकिस्तानी को नहीं है, किसी हिंदुस्तानी को नहीं है। जम्मू कश्मीर के रहने वाले बशिंदों को ही हक है और वही इसका फैसला करेंगे, और यही मुनसिफाना हल भी होगा, यही पायदार हल भी होगा। लेकिन आपने लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया, हिंदुस्तान को गदागरी ना करनी पड़े, पाकिस्तान को गदागरी ना करना पड़े। इस पर भी कुछ लोग नाराज़ हो जाएँगे, वो कहेंगे कि हिंदुस्तान तो गदागरी नहीं कर रहा, भाई हम तो लोगों को मदद करते हैं, दूसरे मुल्कों को मदद करते हैं। चलें चलो आप अगर करते हैं तो गुड लक टू देम, लेकिन आप ये देख लें कि हिंदुस्तान की कितने परसेंट आबादी बिलो पॉवर्टी है इस वक्त, हाँ, वो बिलो पास। पाकिस्तान से भी ज्यादा है अनफॉर्चुनेटली। अच्छा व्हाट्सएप अगला ये आप बात मानेंगे हाँ। मेरी? अच्छा, अगला सवाल है जनाब, अगला सवाल है एक विक्रम पटेल साहब हैं। इनके 2 सवाल हैं, मैं उनको इकट्ठा कर देता हूँ। वो कहते हैं कि अब्बास भट्ट, यू वंस विजिट टू इंडिया, यू विल ओवरकम विद योर सो कॉल्ड मिथ्स और मेबी इंटेंसली यू आर स्प्रेडिंग प्रोपेगेंडा अगेंस्ट इंडिया। वो कहते हैं कि एक तो सवाल उनका ये आया था, भाई आप आएँ तो जो कि आपकी गलतफ़हमियाँ हैं या मिथ्स हैं वो दूर हो जाएँगी, तो या फिर ये शायद आप जानबूझकर जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं हिंदुस्तान के खिलाफ। आगे वो लिखते हैं कि आफ्टर रिवोकिंग आर्टिकल 370 एंड 35A, कश्मीर वैली एंड जम्मू बिकम एक्चुअल जन्नत। आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं सिवाय उनके आखिरी जो उन्होंने सवाल किया है, इसके सिवाय आंसू या हाँ। रों, हुँ, या तो वो मेरे ख्याल में खुद भी मेरी तरह उस जन्नत बेनज़ीर को देखा नहीं हुआ है उन्हें, जिसको जन्नत कहा जा रहा है। हुँ। तो नहीं, ये बातें करने का कोई मकसद नहीं है असल में, नहीं लेकिन कि नहीं, जन्नत है या इस चलो वक़्त वो दोज़ख चलो बनी इसको हुई है, ज बात ही पूरी। नहीं, नहीं, जन्नत जन्नत तो देखो ना, इस सेंस में ये नहीं बात ये है कि वो क्या उनका मतलब ये कहने का है कि पीसफुल है, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि आप पीसफुल है वो सर मसाइल हैं, मैं कभी भी
इस चीज पे नहीं जाऊंगा कि नहीं, मिसाइल कम जरूर हुए हैं 370 के रिवोक करने के बाद, कम 6-7 महीने तो जिसको नहीं कहते जबरदस्त कर्फ्यू लगा रहा, वो लगा हुआ था। नहीं, उसके यहाँ पर बाद भी कुछ लोग इस कहते हैं वक्त कि भी कर्फ्यू की सिचुएशन है, लेकिन वो इतना ज्यादा नहीं है जिस तरह आप बताया जा रहा है। नहीं, लेकिन भट्ट साहब में मसला ये है जिस तरह इरशाद मलिक पाकिस्तान में साहब, इलेक्शन भट्ट होते साहब, हैं ना, इरशाद और मलिक हर साहब, इलेक्शन में, सॉरी सॉरी आप कहें जी। इरशाद मलिक साहब और वादी के रहने वाले कुछ और दोस्तों ने कंफर्म किया है कि चंद हफ्ते कर्फ्यू रहा और अब किसी जगह कोई कर्फ्यू नहीं है। जिन सर, अब लोग इरशाद मलिक साहब वादी के रहने वाले हैं, वादी में रह नहीं रहे हैं। राब्ते में है वहां पर। जी, राब्ते में आप भी हैं, राब्ते में मैं भी हूँ, राब्ते तो किए जा सकते हैं, ऐसी कोई बात तो नहीं है ना। लेकिन ये कहना कि जन्नत वो बन गई है, वो ये झूठ होगा। नहीं, हम यस, जन की हालात बात बहुत बेहतर हुए हैं। कर। पिछले साल सवा साल में हालात मच बेहतर हुए हैं। जो मिलिटेंसी है, जिसको हम मिलिटेंसी कह लें, दहशतगर्दी कह लें, जो मर्जी लफ्ज उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी बंदूक का इस्तेमाल डेफिनेटली कम हुआ है। जो मरने वाले हैं उनकी तादाद कम हुई है। मैं एक सीधा सीधा इंसान हूँ, जो चीज जो अच्छी है, जो सही है, उसको मानने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अब मुझे ये कह दिया ये जन्नत हो गया, वहां दूध की नहरें, आप कल कहेंगे ये दूध की नहरें बह रही थी, या तो कम से कम मुझे हंसी तो जरूर आएगी निस्बत पर। दूध की नहरें नहीं बह रही, लेकिन मामला कुछ बेहतर हो रहे हैं। कुछ डेवलपमेंट भी हो रही है। अच्छा, अभी फिर देखिए ना, इसमें ये बात भी है ना, जब लॉकडाउन की बात बात करते हैं ना, कर्फ्यू लगा हुआ है, लॉकडाउन की वजह से भी तो लोगों के मसाइल हुए हैं, वो पूरी दुनिया में मसाइल हैं वो तो, इसलिए ऐसे दोनों को उस यानी कर्फ्यू के जुमरे में नहीं डालना चाहिए ना, कुछ लोग नहीं, उसको भी कह रहे हैं। जो 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 नहीं देखे ना, इस लॉकडाउन वगैरह को या इस बीमारी को 2 साल तो नहीं हो गए। नहीं, 2019 में शुरू हुई थी ये भी, ये हाँ, तो लेकिन वो बहुत बहुत बाद में आई थी सर, बहुत बाद में आई थी, उसके लेट्स मूव इफेक्ट। ऑन। अच्छा, ये जो आपका वो दूसरी बात ये थी ना, उनका ये था कि अगर आप एक बार इंडिया आए तो आपकी जो आंखें खुल जाएं या आपकी जो गलतफहमियां दूर हो जाएं। सर, मैं अगर इंडिया आ गया तो मेरी आंखें तो खुलने से रही, कुछ और खुल जाएगा। नहीं, अरे मेरे भाई, किस लिए हमें वो इंडिया बुला के ये कलवाने की कोशिश करेंगे कि हम इंडियन एजेंट हो गए हैं इसलिए आ रहे हैं? मुझे बताएं, पहले तो हमको वीजा ही कोई नहीं देता। आप वीजा दिला सकते हैं तो चलो बात करते हैं, आके देख लेते हैं। नहीं, पर साहब ये शायद आप बोल रहे हैं कि एक बार हम लोग गए थे ना एक कॉन्फ्रेंस में। सर, वो मुद्दत हो गया, कॉन्फ्रेंस में हम गए थे, बिल्कुल अरसा हो गया उसको। अब वो हालात नहीं है जो उस वक्त थे। अब हालात उससे भी बदतर हो गए हैं असल आप में। ये कह रहे हैं कि आप मोदी सरकार आ गई। कॉन्फिडेंस एक दूसरे के साथ जो है ना, इनका कॉन्फिडेंस वो लूज हो गया है, बहुत सा लूज हो चुका है। नहीं, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि जब आप गए थे उस वक्त गवर्नमेंट हो थी, इस वक्त गवर्नमेंट जो है ना ये मोदी सरकार की है, इस वजह से सिचुएशन बदल गई है वहाँ की। सर, पहले कभी सुना था आपने? हमेशा हमने कहा है कि हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है। अब का सेकुलर और आज से 20 साल पहले का सेकुलर में फर्क महसूस नहीं हो रहा है? ठीक। महसूस हो रहा है ना? बदकिस्मती है, हो सकता है मेरी ये बातें फिर किसी को पसंद ना आए, कि जब से नरेंद्र मोदी साहब तशरीफ लाए हुए हैं, उनकी हुकूमत है, जो सेकुलर वाली चीज है वो बहुत कम हो गई है, बहुत खत्म होती जा रही है। हिंदुस्तान का जो चेहरा था ना सेकुलर वाला, वो सेकुलर नहीं है। वो एक जिस तरह नहीं मुसलमान उठा के लाठियां चल पड़ते हैं, इससे बदतर हालात इस वक्त हिंदुस्तान में हिंदू बरादरी कर रही है। हालांकि ये किसी ने कहा था, मेरे जो हमारे मेहमान थे पिछले बार, उन्होंने खुद ही कहा था कि बुजुर्ग हमें गाली भी दे तो हम उन्हें बड़े प्यार से एक्सेप्ट करते हैं। भाई, वो ना वो हिंदू रहे हैं, ना वो हिंदुस्तान रहा है। हर मजहब में एक चीज तो है, इंसानियत। इस्लाम का सबसे बड़ा है कि किसी भी एक बेगुनाह इंसान का मरने से पूरी इंसानियत का कौन है। होता है, अफेक्ट होता है। लेकिन अगर मुसलमान गलत काम करेंगे तो हम इस्लाम को दौलत नहीं दे सकते। मेरे ख्याल में इंसानियत का जो तकाजा है, वो हिंदू मजहब हो, मुसलमान हूँ, क्रिश्चियन हूँ, यहूदी हूँ, कोई भी है, इंसानियत उनके लिए सबकी महराज होती है। लेकिन हम अगर इंसान खुद गलत हरकतें करें, तो जिस मजहब हम बिलीव करते हैं, दैट डजंट मीन वो मजहब को गलत हो गया है। वो यही हिंदुस्तान पहले भी था, यही हिंदू उसमें भी आबाद थे। लेकिन जो आजकल वहां हो रहा है, या कभी कभी इनके वाकयात हो जाते हैं, ये वाकयात पहले कभी नहीं हुए थे। ये वाकयात अब क्यों हो रहे हैं? गुजरात में जो कुछ हुआ वो तो मोदी साहब अभी तक नहीं भूले। वही एक्सरसाइज वो डिफरेंट लोगों भी करते रहते हैं अक्सर।
तो ये मामला तो हैं असल में। आप बेसिकली ये कहना चाहते हैं कि नहीं, आपकी और मैं हम एक साथ थे, हमारे साथ तकरीबन 20-25 लोग थे जब गए थे हम लोग जी हाँ, कॉन्फ्रेंस में गए थे, और उसके बाद हमने आगरा तक सफ़र भी किया था, मैंने जी। वहाँ पर टाइम स्पेंड किया हमने। तो आप ये कहना चाहते हैं कि हर मज़हब इंसानियत का दर्स देता है, ठीक है जी। ऑफ कोर्स लेकिन लेकिन एवरी सिंगल रिलीजन। और इसमें जैसे आपने कोट किया, वो मैं उसको ज़रा ये दूसरे लफ्ज़ में पेश करता हूँ कि हमारे मज़हब में ये कहा गया है कि एक बेगुनाह इंसान को मारा गया, मुसलमान का ज़िक्र नहीं है, इंसान का ज़िक्र है। एक इंसान का बेगुनाह जी, इंसान को मारा गया तो गोया आपने पूरी इंसानियत को बिल्कुल, मार दिया, और बिल्कुल। एक इंसान को बचाया तो गोया पूरी इंसानियत को बचाया। इस हद तक वैल्यू है इंसान की जान की। तो आप कह रहे हैं कि उस अब सिचुएशन इंडिया में बदल गई है, और आप ये कह रहे हैं कि लेकिन इसका मतलब ये नहीं, ये इंसानों का कसूर है, किसी मज़हब का कसूर नहीं है। आप ये कहना मज़हब चाहते का हैं? कसूर नहीं जी, हुँ, मैं अगर एक चीज़ पर बिलीव करता हूँ लेकिन प्रैक्टिकली नहीं करता, दैट डज़न्ट मीन कि जिस पर मैं बिलीव कर रहा हूँ जिस चीज़ पर, वो गलत हो जाएगी। हुँ, मैं हुँ। अगर प्रैक्टिकली उस चीज़ को नहीं मान रहा या नहीं कर रहा, तो इसमें मेरा कसूर है, मेरे दिमाग का कोई खलल है असल में, उसमें मेरे दीन का कसूर नहीं हो सकता। ठीक। तो ये बात तो क्लियर होगी ना भई, फिर ये ना कि इवन दो कि हम इंडिया में नहीं हैं, हम लंदन में बैठे हुए हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर इंडियन लोग भी हैं, सिख बरादरी है, हिंदू मुख्तलिफ़ किस्म के हिंदू हैं, वो भी यहाँ पर मिलते हैं। जिस गली में मैं रहता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ या इस एरिया में रहता हूँ, साउथ इंडिया के बहुत लोग हैं यहाँ पर, सिख बहुत है। तो हमारा आपस में इंटरेक्शन रहता है, लोगों को पता चलता रहता है कि क्या हो रहा है। अपार्ट तो फ्रॉम दैट मेरे अपने 2 दर्जन क्लाइंट हैं, जो हुँ, इंडियन हैं। हुँ, उसमें सिख भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं वहाँ के, हुँ। हिंदू भी हैं। तो अपार्ट फ्रॉम उनसे दैट तो हमारे अक्सर वादी कश्मीर या जम्मू कश्मीर के अंदर भी दोस्त हैं, राब्ते में हैं, और फिर जी इसके हाँ। अलावा हिंदुस्तान के अंदर भी लोग हैं जो सोच रखने वाले लोग हैं, उनसे हमारा राब्ता है। तो जी, एनीवे जी। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कभी भी किसी जगह मैंने दावा नहीं किया है कि मैं अक्ल कुल हूँ, मैं सब जानता हूँ। मैं सिर्फ़ ये कहता हूँ कि मैं ये जानता हूँ, और ये मेरा मौक़िफ़ है। आपको पूरी पूरी राय रखने का हक़ है। आप चाहे तो या तस्दीक भी कर सकते हैं, डिसएग्री कर सकते हैं, विदिन रीज़न। ठीक है जी? नेक्स्ट लेट्स मूव एक ऑन। एक सिर्फ़ अर्ज़ करना चाहूँगा कि हमें यार ग्राउंड रियलिटी के चक्कर में डाल के हमें बेवकूफ़ ना बनाएँ। ये ग्राउंड रियलिटी आजकल आजकल बच्चा माँ के पेट में आता है तो पता चल जाता है मुअन्नस है कि मुज़क्कर है। आजकल ग्राउंड रियलिटी के लिए बंदूक उठाना ज़रूरी नहीं। नहीं, नहीं, आपने इस लफ़्ज़ क्या मुझे नज़र आता है कि कुछ पूरी बात नहीं बता रहे। ग्राउंड रियलिटी से मतलब क्या? क्यों अक्सर हमें कहा जाता है ना भाई कि आपको ग्राउंड रियलिटी का नहीं पता, ख़ासकर जो इंडियन हेल्ड जम्मू कश्मीर है उसमें। हुँ। तो उन साथियों के लिए भी ये इशारा था नहीं चाहिए यार ग्राउंड रियलिटी का कसम से पता होता है हमें। अगर हम अगर आप आपकी इज़्ज़त के लिए आपसे कुछ नहीं कहते दैट डज़न्ट मीन कि हमें इल्म नहीं है। अगर अखलाकन या वैसे वफ़ादारी में नहीं कहते, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम जानते नहीं हैं। आप ये कहना चाहते हैं। जी। ये ग्राउंड रियलिटी का आपको भी पता है, शायद उनसे ज़्यादा बेहतर हो। क्योंकि उनको अपने मोहल्ले का पता होगा, तो हो सकता है कि हमारे पास ओवरव्यू हो। यही बात कहना चाहते हैं हम। तो चलिए। मैं इस पहले मैंने कहा ना कि मेरे अपने जो क्लाइंट हैं उनको पता है कि मेरी सोच क्या है। तो वो बजाय कि अकाउंटेंसी के कराने को पहले आके वो इस पर आधा घंटा मेरा ज़ाया करते हैं। अच्छा, हाँ जी, मकसद आजकल क्या हालात हैं, आजकल क्या हो रहा है, तो इन ग्राउंड रियलिटी का पता चलता रहता है। अच्छा जनाब, जेआर मैलर जो मैंने अब पहले कहा है कि मेरे साथ इनकी बातचीत चलती रहती है, बड़े सिविलाइज्ड आदमी हैं, बड़ा एहतराम करते हैं। तो वो कहते हैं जी, आपने जो बातें करते-करते कहा था अभी इस वक़्त लंबी बहस का टाइम नहीं है। तो वो कहते हैं कि ब ये बहस कब करेंगे आप? ठीक है जी। ये नहीं कि आपने एक टोटका छोड़ दिया फिर बात आगे-पीछे कर दी। वो कहते हैं कि आप आपका मन हो तो एकदम जाओ ना। सर ये लंबी बहस कौन से प्लेटफ़ॉर्म और कब होती है? प्लीज़ लेट मी नो। आई वांट टू जॉइन आल्सो। वो कहते हैं दूसरे लफ्ज़ में वो शायद वो आपसे ये नहीं चाहते हैं कि आपके साथ वो डिस्कस करना चाहते हैं किसी प्रोग्राम में। यू नीड टू फेस द न्यू जनरेशन हार्ड काउंटर क्वेश्चंस। आई प्रॉमिस गांधी वादी पीसफुल क्वेश्चंस ये थ्रो करूँगा, यानी कोई मैं गलत किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल नहीं करूँगा, पुरअमन तरीके से बात करूँगा। तो व्हाट डू यू से ऑन दैट? मेरे भाई सबसे पहली बात ये है कि अगर गलत ज़ुबान आप इस्तेमाल करेंगे तो मेरी 2 गज़ लंबी है ज़ुबान अपनी भी। ये मेरा सफ़ेद सर ना देखें, हुँ, यहाँ को बंदूक नहीं उठानी पड़ती, ज़ुबान इस्तेमाल करने में इंशाअल्लाह माशाअल्लाह मैं भी माहिर हूँ। हुँ, बड़े-बड़े के छक्के हमने छुड़ाए हैं जो बहुत बातूनी लोग थे। हुँ। बाकी जहाँ तक वैसे बहस-मुबासे का वैसे ताल्लुक है मेरे वैसे भाई आप जब भी चाहें हम हाज़िर हैं। टॉपिक आप चुनें, उस पे बैठ के बात करते हैं। तो यानी टू लर्न समथिंग उसमें बहस करने की ज़रूरी है। हाँ, भई नहीं ग ब दूध काले का काला है, तो उस पे अगर बहस करनी है तो वो मुझे पास टाइम नहीं है कि आई एम ए बिज़ी मैन।
यानी बड़ा आदमी नहीं बनना चाहते ये बता के, लेकिन आई एम स्टिल फुल टाइम ऑफिस चलाता हूँ मैं, और मैं उसके साथ साथ ये भी छोटा मोटा काम करता हूँ। अगर आप ये कहेंगे नहीं सर आपको बहस के लिए मुझे 2 दिन आपके पास में गप्पे लगाने के लिए बैठ जाऊँ, तो वो मैं नहीं कर सकूंगा। हाँ, अगर इस चीज से वो लोग जो मर रहे हैं, वो लोग जो बेघर हो रहे हैं, वो लोग जो पिछले 30 सालों से मुश्किलात का शिकार हैं, हमारी आपस की बात करने से अगर इसमें कोई हल निकल आता है, या कोई लोगों की समझ आ जाती है, या मरने वालों को काम शर्म आ जाती है, तो मैं डेफिनेटली आपसे बात करने के लिए तैयार हूँ मेरे भाई, एनी टाइम। बट साहब इसे आपकी हिम्मत की जहाँ तक तलक है, आपने ये बात किया हिम्मत की, तो इससे तो मुझे अल्लाह जन्नत नसीब करे, आसिफ सेनेटर पाकिस्तान के सेनेटर थे आसिफ ज़िंजो, एक महफिल में उन्होंने आपकी यानी हिम्मत से मुतासर होकर कहा था, भाई अब्बास भट्ट मैं आपकी हिम्मत की दाद देता हूँ। तो इस तरह से तो यानी बड़े-बड़े आपकी हिम्मत की दाद देते हैं भई। मान लिया ना फिर, आपने भी मान लिया। नहीं, चलो उसमें आप बहुत से लोगों को तो पता नहीं होगा, मगर गालिबन शौकत कश्मीरी साहब मौजूद थे और कुछ और दोस्त थे, मुझे याद नहीं रहा कि कौन-कौन थे, लेकिन काफ़ी दोस्त बैठे हुए थे। इंटरनेशनल कश्मीर कॉन्फ्रेंस थी, यस मुझे याद आई। जी, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस से। कॉन्फ्रेंस जी थी, हाँ। उसमें शाम को बैठे हुए थे, गैदरिंग हो रही थी, यानी प्राइवेट में मतलब प्राइवेट से मतलब ये है कि छोटी-सी महफिल थी, मतलब 10, 15, 20 आदमी तो होंगे। उस वक़्त माहौल अपन-अपन आया हुआ था, लोगों ने हम क्या दाद उन्होंने दे दी, हमने मान लिया। नहीं, नहीं, चले माहौल नहीं। की बात होती है ना। आसिफ ज़िंजो एक बड़े आदमी थे, ठीक है? बड़े ऑफ बाप के कोर्स। बेटे थे और बड़े आदमी थे, बड़े जी, वज़ादार आदमी थे, बहुत अच्छे इंसान थे, अल्लाह उनकी महफ़ूज़ करे। तो चलो जी, कमिंग आमीन। बैक टू दिस पे, ठीक है जनाब, जे.आर. मेरठ साहब, भट्ट साहब ने जो कुछ कहा आपके सवालों के जवाब में, और ये भी जो उन्होंने कहा कि आप यंग जनरेशन जो है, जो नई जनरेशन है, उसके जो सवाल हैं उनको जवाब देने के लिए अब्बास भट्ट साहब जा रहे हैं। तो मैं आपसे ये गुज़ारिश करूँगा कि इवन दो वी आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, तो मुझे आप बता दें कि या अपना मुझे ऐसा कर दें कि व्हाट्सएप पर मुझे अपना नंबर भेज दें, या मेरी ईमेल पर मुझे नंबर भेज दें अपना, तो ताकि वी कैन अरेंज सूटेबल टाइम वेयर यू एंड अब्बास भट्ट साहब कैन हैव यू नो एक ऐसे डिस्कशन कर लें पॉलिटिकल मैटर्स पर। वी विल एग्री ऑन द टॉपिक बिफोर हैंड, और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम एक से ज़्यादा प्रोग्राम भी कर सकते हैं। इज़ दैट ओके भट्ट साहब? ठीक है ना, नो इश्यू। ठीक है जी। तो हम देखते हैं कि आप उनसे मैं राब्ता करता हूँ, कोशिश करूँगा, वो ऑफ कोर्स ही विल गेट इन टच विद मी। लेकिन यहाँ पर ये भी मसला होता है कि मैं तो बड़ा डाउन टू अर्थ आदमी हूँ। जो व्यूअर्स हैं मैं रियली रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी, और जो सवाल का जवाब देना पड़ता है मैं कमेंट्स में भी, सेक्शन में भी दे देता हूँ। कभी ईमेल भी शेयर कर लेता हूँ। तो मुझे किसी ने कहा था ईमेल शेयर ना किया करो, तो मैं तो अपना फ़ोन भी शेयर कर लेता हूँ, जो मेरा सेल नंबर है। तो इसमें मुझे तो कोई इसमें ख़ामी नज़र नहीं आती भई, माय नंबर, टेलीफ़ोन नंबर एंड ईमेल आर अवेलेबल एवरीवेयर, ठीक है जी। तो लेकिन इसके बावजूद अगर कोई आदमी किसी को ज़रूरत है, दे वांट टू डिस्कस समथिंग विद मी और दे वांट टू कमेंट, ऑफ़ कोर्स मैं भट्ट साहब से एग्री करता हूँ कि वी विल लर्न फ्रॉम यू एज़ वेल। क्योंकि हमारा पर्सपेक्टिव, हमारा बिल्कुल। नॉलेज, हमारी विज़डम, हमारी एक्सपीरियंस अपनी जगह, लेकिन आपका अपना एक विज़डम है, आपका अपना एक बैकग्राउंड है। तो मे बी विल सी इन इस माहौल में वो सोचते हैं, उस माहौल में शायद हम ना सोच सकते हो। यस, देयर इज़ ऑलवेज़ मोर देन वन एंगल होता है, पर्सपेक्टिव होता है। तो बट साहब जी। इसके अलावा कोई और बात आप करना चाहते हैं? सवाल तो बहुत से हैं और भी, लेकिन मैं समझता हूँ कि टू मेनी सवाल हो जाएँगे तो फिर भी शायद ये ठीक नहीं लगेगा। आप जी कोई सर, आप कुछ पूछना चाहें अगर, तो मैं हाज़िर हूँ खुली किताब की तरह। जो मेरे दिमाग में आता है, जो मैं सच महसूस करता हूँ, वो अच्छा, बोलता हूँ। चलिए अब और थोड़ी-सी अगर कोई बात ऐसी निकल जाए जो गलत, तो मैं माज़रत भी कर लेता हूँ। मेरी नहीं, मैं वो अना वाली बात नहीं है इधर लंबी-चौड़ी। नहीं, एक बात देखें, 2 चीज़ें होती हैं। मैं खुद भी जब व्हेन आई रियलाइज़ कि आई एम मेरी मिस्टेक हुई, आई एम एट फॉल्ट, तो मैं आई डू नॉट हेजिटेट, स्ट्रेट अवे कहता हूँ सॉरी आई मेड अ मिस्टेक। लेकिन अगर कोई दूसरी तरफ से कहे, ऑर्डर करे भई उन्होंने आपने माफ़ी माँगनी है, देन शी विल हुँ, जज वोंट डू इट। ट्रू। ऑर्डर हम नहीं मानते, ठीक है? ऑर्डर तो हम यूनिफ़ॉर्म वालों को नहीं मानते, ठीक है? जी। तो ये तो बात बात है। इतनी जनाब, आखिर में टाइम में मेरे ख़्याल में हो रहा है। आखिर में इतनी बात है कि ये मेरे भाइयों, ये जिसको नहीं कहते, ये मुसलमानों और हिंदुओं की जंग नहीं है। ये मुसलमानों या मज़हब नामुस्लिम की जंग नहीं है, ये हमारी जान का मसला है। हमारे इलाके का मसला है, हमारे लोग जो मर रहे हैं उनका मसला है, हमारे लोगों में मसाइल बढ़ रहे हैं, कम नहीं हो रहे हैं। ये उसका मसला है। उनसे फ्यूचर पूछें कि भाई व्हाट दे वांट, फ्यूचर हाउ दे जनरेशन वांट। देखें जी, मैं इसमें थोड़ी-सी इसी से कहता हूँ, फ्यूचर जनरेशन का मसला है। ये ख़ानदान जो बिछड़े हुए हैं उनका मसला है। ये ह्यूमन क्या राइट्स ये का सारी मसला है। ज़िंदगी इसी तरह लड़ते रहेंगे? अच्छा, फिर आगे ये नहीं है, सिर्फ़ ये नहीं है। मैं आपको ये बताऊँ कि बहुत से लोगों के साथ इंटरेक्शन करते हुए हमने ये भी सीखा कि जी। ये जम्मू कश्मीर का मसला नहीं है, ये पूरे रीजन का मसला है।
साउथ एशिया का मसला है साउथ ये एशिया असल का मसला है, लिव एंड मेरे लेट। ख्याल में मिसकात लगा दिए, 2.25 अरब इंसानों का मसला है। ठीक है जी, हमने इस पूरे खिते को महफूज बनाने की लिए कोशिश करनी है, जी सिर्फ आपने घर को नहीं है। फिर आखिर में एटम बम हमने नहीं खाना है, ना एटम बम को खाता है, इसको संभाल के रखें दोनों। कश्मीरियों को अलग करें तो खुशहाली आ जाएगी उस मुल्क में, वहाँ एटम बम से खुशहाली नहीं आती। एक सवाल टुवर्ड्स द एंड, मैं समझता हूँ पॉलिटिकल डिस्कशन थोड़ी सी और होनी चाहिए, ज़्यादा दिन टाइम लेंगे आपका। भाई ये देखा होगा कि इन दिनों एक रिपोर्ट जो है ना वो गर्दिश कर रही है, जिसमें उन लोगों का ज़िक्र है जिन्होंने कश्मीर पर यानी तिजारत की है, ये लफ्ज़ का या खून का सौदा किया है, या जो भी लफ्ज़ इस्तेमाल करने हैं। बहरहाल कहा जा रहा है कि उन्होंने पाकिस्तान से बहुत से पैसे लिए और बहुत सी कंपनी जो उन्होंने बनाई हुई हैं। लोग कहते हैं कि ये ब्लड मर्चेंट्स, ये मैं कोट कर रहा हूँ, कोट अनकोट ब्लड मर्चेंट्स हैं। और लेकिन ये नहीं, इस पर शोर नहीं मचा। जैसे कि पहले एक रिपोर्ट आई थी, पहली रिपोर्ट में भी ना आपका नाम था ना मेरा नाम था, ठीक है जी। इसमें भी ना आपका नाम है ना मेरा नाम है। लेकिन मसला ये कहने का कि पहली रिपोर्ट में ये था कि उन लोगों पर इल्ज़ाम लगाया गया था कि जिनके बारे में शक था कि शायद वो इंडिया के साथ उनका कोई तल्लुक हो, लेकिन हमारे साथ हमारा नाम नहीं था। तो उस बार तो पाकिस्तान ने बहुत शोर मचाया था, प्रो पाकिस्तान लोगों ने शोर मचाया था। टीवी के इतने प्रोग्राम्स हुए थे मुझे याद नहीं है, और यहाँ पर सोशल मीडिया पर भी इतना शोर मचा हुआ था। इस बार शायद कोई जो ये लोग थे जो पाकिस्तान से लेते थे, शायद मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, उनके जो एजेंसी या उनकी एजेंसियों से लेते थे या उनसे मिले हुए थे या उनके ग्रुप्स बनाए हुए थे, तो लोग डरते-डरते और शर्मा-शर्मा कर बात कर रहे हैं, इसकी क्या वजह है? सब पहली तो बात है ये मेरी समझ से बालातर है। वैसे जो कहा है ना कि तुम उनके झूठे खुदाओं को हाँ, झूठा ना कहो, वो तुम्हारे सच्चे खुदाओं को झूठा कहेंगे। ठीक है। अब मैं किसी के बारे में बात करूंगा तो ज़ाहिर है कल उसे मेरे बारे में भी बात करनी है, हुँ, वो सच हो या झूठ हो, बात ही करनी है ना। आजकल सोशल मीडिया इतना ओपन हो चुका है, इतना इजी एक्सेस है उसमें कि सारे मामलात हो जाते हैं। ये असल में कश्मीरियों को खराब करने की कोशिश की जा रही है। पहली अच्छा, रिपोर्ट आई, हुँ, उसमें भी कश्मीरियों को कुचला गया, रगड़ा गया, बदनामी कराई गई। और अब दूसरी रिपोर्ट आई, उसी नाम से आई, स्लाइटली ईयू को यूएन कर दिया गया, बाकी सारी चीज़ वही है, एनजीओ भी वही है। पता नहीं एनजीओ का जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो अलहदा ना हो, मुझे मैंने डिटेल चेक नहीं कर सका उसमें। उसमें मैं अब दूसरे कश्मीरियों को रगड़ा गया, यानी हिंदुस्तान और पाकिस्तान आपस में मिलकर रगड़ा तो कश्मीरियों को ही दे रहे हैं बार बार। यार बट साहब एक बात है, ये दूसरी रिपोर्ट जो आई है, हम्म वो आपने पढ़ा? तर्ज़ तहरीर कुछ जाना-पहचाना नज़र आता है, और तहरीर खूबसूरत है, ये आप मानेंगे या नहीं? जिसने लिखी है वो एक्सपर्ट आदमी है, उन्होंने लिखी है तो ज़ाहिर अच्छी तो होनी चाहिए ना सर। जी, जी? वो एक्सपर्ट है ना क्या लिखने छोड़ का वाले। बात करें, क्यों बात ये मैं समझा नहीं हूँ। क्या क्या कह नहीं रहे सर, हैं आप? ये बात नाम नहीं लिया जा सकता, नहीं, ये तो नाम पर आपकी नहीं, समझ लेकिन है। फिर भी शर्तन इसी क्या भई? कानूनी हैसियत जो खराब हो जाएगी मेरी भी नहीं, यहाँ पे। नहीं, मैं लेकिन आप जो मेरा शक है अपना, वो अपनी जगह है कि वो उनकी तहरीर पढ़ के जो अंदाजा हो रहा है ना, मैं हाँ, अंदाजे की बात कर रहा हूँ, इसमें ग्राउंड रियलिटी वाली बात ना आ जाए। अच्छा, अच्छा। अंदाजा कर रहा हूँ, वो अपने दोस्त ही लग रहे हैं, अच्छे पहचाने दोस्त लग रहे हैं। जाने-पहचाने उनकी दोस्त हैं। तहरीर अक्सर ऐसी होती है। नहीं, मैं बाकी अब सच क्या है वो खुदा जाने। खुदा जाने। नहीं, लेकिन हाँ, ये देखिए ना, मैं तो उनकी तहरीरों को तो वैसे भी खूबसूरत सारी तहरीर है, जी? ये तो मानते हैं ना, तहरीर खूबसूरत है। खूबसूरत है। अब उस वैसे ये मैं कह सकता हूँ कि उनको अंग्रेज़ी लिखना आती है। बिल्कुल लिटरेचर पढ़े हुए हैं जनाब, तो अंग्रेजी लिखना क्यों नहीं ना पढ़ा। आए। तो बहरहाल आप ये कहते हैं कि जिसने भी लिखी है, जिसने भी लिखवाई है, लेकिन टारगेट यहाँ पर भी, या दूसरे लफ्ज़ों में बदनाम जो है वो कश्मीरियों को किया जा रहा है। कश्मीरी हो रहा है, सिर्फ सर कश्मीरी नहीं हो रहे हैं, इन दोनों से कश्मीरी एक तरफ पहले बदनाम है, फिर दूसरा कश्मीरी बदनाम है, और उसके बाद ये सारी जितनी तगोदो है ना, ये जी। सारी बदनाम हो रही है। अच्छा, जो इसमें कुछ हमने किया 70 पिछले 30-35 सालों में, 89 के बाद का जो कुछ भी हुआ, हुँ, वो सारे का सारा बदनामी के खाते में चला गया ना। हुँ। अब कौन आदमी आपको आपसे बात करे जब ये पता चलेगा भाई आप यहाँ हिंदुस्तान की गोद में बैठे हुए हैं या पाकिस्तान की गोद में बैठे हुए हैं, या अच्छा, आप खुद मार गए, आपके बाद आपका बाल बच्चा आ गया है इसको खाने के लिए, तो कोई आपकी सपोर्ट करेगा? हुँ। ये पूरी तहरीक को बदनामी के खाते में डाल दिया गया है अनफॉर्चुनेटली। नहीं, बेसिकली और मैं जिन्होंने भी किया है सोच समझ के किया है, वो मेरे ख्याल में हुँ, वो मिल मिला के किया है। मिल मिला कर किया है।
मिल मिला के की। अच्छा, वैसे मैं दो चीज़ें यहाँ पर करना चाहता हूँ, इज़ाफ़ा करना चाहता हूँ। शायद इस पर मैंने आपसे बात नहीं की। मैं किराया लेने गया था मकान का, क्योंकि कुछ उनसे डिस्कशन हो रही थी, वैसे मकान खाली भी कराना था मैंने, तो जो वो एजेंट है ना, वो भी ऐसे बात कर रहा था जैसे कि वो भी पार्टी है। हालाँकि उसका ताल्लुक रावलपिंडी से है, ठीक है जी। हुँ, और इस तरीके से कह रहा था, तो जब फ़िज़ूल बातें कर रहा था ना, जो मेरे हिसाब से फ़िज़ूल हैं। तो मैंने कहा, "भई ये जो रिपोर्ट तुमने देखी है, मैंने नहीं देखी।" तो जी मुझे बार-बार कह रहा था, "जी आपको पाकिस्तान से प्रॉब्लम क्या है?" मैंने कहा, "यार मैं पाकिस्तान की प्रॉब्लम डिस्कस करने नहीं आया, लेकिन आप पूछते हैं तो पाकिस्तान ने मेरे मुल्क पर कब्ज़ा किया हुआ है। जी हुँ, इंडिया ने भी किया हुआ है।" मैंने कहा, "जी जहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ पर इंडिया का कोई अमल दखल नहीं है।" ठीक है जी? इधर हुँ। पाकिस्तान है। तो मतलब ये कि इस तरीके से लोगों को उन्होंने ब्रेन वॉश किया हुआ है और ऐसी-ऐसी बातें कर रहा था जैसे कि जिस ऐसा आदमी जिसका जो सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, इतना मैसिव प्रोपेगेंडा है। अच्छा, फिर आप ये कहना चाहते हैं बेसिकली, मैं आपसे अगर अब जो वो पाकिस्तानी या हिंदुस्तानी होंगे, जब उन्होंने ये रिपोर्ट पढ़ी होगी, उनकी नज़रों में हमारी औकात या इज़्ज़त कितनी रह गई होगी? नहीं, मैं इसी को मैं अब कह तो रहा हूँ, सब लेकिन एजेंट बन गए ना। नहीं, थोड़ा सा एक वो आके अमेरिका का रहने वाला है, ख़्वाह वो यहाँ का रहने वाला है, ख़्वाह इंग्लैंड में वो आबाद है, वो तो एजेंट बन गया ना ऑटोमैटिकली। अच्छा, नहीं, यहाँ पर एक बात और आती है ना, जी जैसे आपने पहले कहा था, भई एक तो हो गया ना जी, जे पाकिस्तानी या हिंदुस्तानी पढ़ेगा वो कश्मीरियों के बारे में क्या सोचेगा, या आम जनरल कश्मीरी क्या सोचेगा। लेकिन वो इदारे जो यूरोप में हैं, बर्तानिया में हैं, जिनके पास हम जाते हैं, ये हमारी मदद करो, वो क्या सोचेंगे भी? वो एक एक रिपोर्ट में एक तरह के कश्मीरियों को रगड़ा दिया जाएगा, दूसरी रिपोर्ट में दूसरी तरह के कश्मीरियों को रगड़ा दिया गया। ये जो जो उनकी फ़िलॉसफ़ी है, आइडियोलॉजी है, या उनका जो पर्सपेक्टिव है जम्मू कश्मीर पर, या नैरेटिव है, तो हुँ। उसको यानी वो कहेंगे अच्छा जी सारे एक ही जैसे ही हैं। तो यानी दूसरे लफ्ज़ों में यानी कश्मीरी की क्रेडिबिलिटी नहीं खराब हुई इससे। सर जस्ट नॉट ओनली कश्मीर, मैंने कहा ना, ये पूरी तहरीक को खुडे लगाने का इससे बेहतरीन तरीका और कोई नहीं है कि तमाम कश्मीरियों को गद्दार बना दो, तमाम कश्मीरियों को दूसरों के साथ पैसे लेने के लिए बना दो, इसको तजारत बना दो। लगभग तो कई बार तजारत का वर्ड इस्तेमाल हुआ है। एक अबाब मार के आप दूसरे किसी की तजारत करने के लिए नहीं, जैसे गद्दी होती है, पीरों की गद्दी एक दूसरे को ट्रांसफर कर रहे हैं। तो आम जो इंटरनेशनल में जो मीडिया है या इंटरनेशनल अदारे हैं, वो हमारे मतलब क्या सोच रहे होंगे इस वक़्त? यही सोच रहे होंगे ना? तो पहली बात ये है कि जब हम कश्मीरी कहते हैं तो बेसिकली हमारा मतलब जम्मू कश्मीर के लोगों की हम जम्मू बात कर कश्मीर रहे हैं। में फिर ये ना में क्यों कहे कि जी हमने कश्मीरी जम्मू कश्मीर के लोगों की बात कर रहे हैं। आपने जो बात की है वो ये है कि अगर फ़र्ज़ किया है कि एक आदमी उसने कोई 1 या 2 पार्टी सेटअप की, या चैरिटी को सेटअप की, या कोई जम्मू कश्मीर के नाम पर कोई लफ़्ज़ इन्वर्टेड कॉमा दुकान बनाई। तो जब पहले तो वो चलाता रहा, जब वो खुद फ़ौत हो गया तो अपनी बेटी के हवाले कर गया या बेटे के हवाले कर गया। और इस गद्दी तरीके ट्रांसफ़र। गद्दी की जहाँ आपने लफ़्ज़ इस्तेमाल किया, वो गद्दी जो है पास ऑन हो रही है। हुँ। तो फिर लोग इस तरह से देखते हैं कि इन लोगों ने तो इसको तिजारत बनाया हुआ है। या बिल्कुल। हालाँकि ये सारे काम करने वाले, हुँ। ख़्वाह उधर के हों, ख़्वाह इधर के हों, ख़्वाह कहीं के भी कश्मीरी हों, 50 से ऊपर नहीं हो बनते ये लोग। ये 50। यंगस्टर ये यंगस्टर जो हैं अभी, नहीं, नहीं, ना जो टोटल सॉरी फिगर फिगर जो फिगर 50 जो लोग बनते हैं मेरे नज़दीक में, हाँ, फिगर जो है वो हाँ, इन ठीक। चीज़ों में मतलब वो सोच सकते हैं, हुँ। मैक्सिमम 50। लेकिन बाकी का क्या कसूर है कि उन 50 की वजह से पूरी तहरीक को आप बदनाम करना शुरू कर अच्छा, देंगे? आप यहाँ पर बड़ा इम्पोर्टेंट आपने बात ये कह दी कि जो जिन लोगों पर इल्ज़ाम लगाया गया है या जिनके नाम आए हैं, हुँ, उनकी तादाद आप कह रहे हैं कि 50 से ज़्यादा नहीं है, मैक्सिमम। मैक्सिमम ठीक है। या अच्छा, अब उनकी या उनके बेटों की या बच्चों की जो न सबकी मिलाकर ना 50 के लगभग होगी, ठीक है। लेकिन पूरी तहरीक यानी कि कितने 2 करोड़ के 1 लाख 14 की तहरीक है ये, हैं? वो तो गई ना गड्ढे में। हाँ, तो ये दूसरे लफ्ज़ों में पूरी तहरीक शुदा का खून जो है और शुक्र है रातों की नींदें दिन-रात अब जो आप जाते हैं यूनाइटेड नेशन में, वहाँ कभी एक से कभी दूसरे से मुलाकात होती है। सपोज़ जर्मनी का चांसलर है, उससे हमारी मीटिंग अगर तय पा जाए, हुँ, तो उसने ये दोनों रिपोर्टें जब देखी होंगी, तो हमें क्या कहेगा वो? हुँ। भई ये क्या ढूँढने आए हैं? ये या तो हिंदुस्तान के चमचे हैं या पाकिस्तान के चमचे। चलिए बट सर चूँकि ये टॉपिक का हिस्सा नहीं था, ये मैंने इज़ाफ़ी कर दिया, मैंने कहा तो थोड़ा-सा कर दें। वैसे इस पर मैं थोड़ा-सा सोच रहा हूँ कि मैं इस पर प्रोग्राम करूँगा एक ये करना चाहिए इस पे। करना चाहिए। नाज़रीन आपने हमारा जो है ना प्रोग्राम देखा, हल्के-फुल्के अंदाज़ में हमने बातें की हैं, भट्ट साहब ने बहुत से सवालों के जवाब दिए, कुछ सवाल रह गए हैं। शायद किसी वक़्त फ्यूचर में बात करेंगे, और हम ये भी कोशिश करेंगे कि हमारे जो व्यूअर हैं बड़े अच्छी तरीके से वो कमेंट्स भी करते हैं, उनके साथ भी मीटिंग अरेंज करेंगे, हम कोशिश करेंगे।
और साथ ही ये जो रिपोर्ट आई है इस पर मज़ीद हम वज़ाहत करने की कोशिश करेंगे। आई लीव इट एट दैट। उम्मीद है कि आपको हमारी कोई बात बुरी नहीं लगी होगी, कम से कम हमारी नीयत ख़राब नहीं थी, ठीक है जी। और हम सिर्फ ये कहते हैं कि अगर ये प्रोग्राम आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, और अगर कोई कमेंट्स हैं या सवाल हैं तो प्लीज़ डू आस्क। बट साहब कोई बात आखिरी बात? बस मैं इतने कहूँगा कि व्यूअर का भी शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया, उन्होंने हमें बर्दाश्त किया, ये शुक्रिया, आपने भी बर्दाश्त किया, बहुत शुक्रिया, बहुत नवाज़िश। ओके जी, हमारी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। लुक आफ्टर योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।